मोस्ट ऑफ आज का सेशन हिंदी में ही बात करेंगे। अगर किसी को हिंदी नहीं समझता है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल कन्वर्ट और स्विच टू इंग्लिश, और इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है। तो आज टॉपिक है अपना बीआई मीट्स संगम सीआरएम। तो थोड़ा सा ये भी समझना है कि बीआई क्या है, उसमें क्या हो सकता है, संगम सीआरएम के साथ क्या बेनिफिट है, और व्हाई वी शुड डू दैट। ठीक है। और अगर वो करना है तो उसका खर्चा क्या है, कितना एफर्ट लगेगा या कितना कॉस्ट लगेगा। तो यह है ना, कुछ आइडिया है बीआई को लेके, डेटा विजुअलाइजेशन को लेके। सो डेटा विजुअलाइजेशन इज अ वेरी वेरी बिग साइंस एंड ए बिगर आर्ट, राइट। सो ये ऐसे बहुत सारे कोड्स आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए पिक्चर इज व्हेन इट फोर्सेस अस टू नोटिस व्हाट वी नेवर एक्सपेक्टेड टू सी। मतलब अगर आप ये जो डैशबोर्ड और चार्ट्स बनाते हो, उसमें आपको वो दिखना चाहिए जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वही दिख रहा है तो शायद उसका जरूरत ही नहीं है। विद दैट, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज टुडेस एजेंडा। तो ये बीआई के बेसिक्स करेंगे। देन वी विल डिस्कस व्हाई संगम सीआरएम डज नॉट हैव इनबिल्ट बीआई टूल। ठीक है। तो हम लोग ने बीआई टूल इनबिल्ट नहीं क्यों बनाया है, रिपोर्टिंग है, बीआई क्यों नहीं है। देन पॉसिबिलिटीज विद बीआई, इसमें कुछ सैंपल्स हम लोग आपको बताएंगे, जो टॉपिक पे आपको बताएंगे। एंड देन वी हैव दिस शॉर्ट डिस्कशन और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पावर बीआई और लुकर स्टूडियो दैट विल बी प्रेजेंटेड बाय फ्रेनिल पटेल। And then if you want to get BI for your CRM, how to do that, that will be presented by Tawfiq. इसका कितना कीमत होता है, कॉस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एफर्ट एंड टाइम एंड रिसोर्स, इसकी बात करेंगे। देन हम लोग ये बात करेंगे कि भी जरूरत है कि नहीं है इसका, वहां पर भी बात करेंगे। एंड देन वी डिस्कस संगम सीआरएम बीआई का रोड मैप। और एक सरप्राइज है। अब सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है भाई। ओके, बीआई बेसिक्स का बात करते हैं थोड़ा सा कि ये बीआई क्या है। तो बीआई इज द गोल इज टू टर्न डेटा इनफो इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इनटू इनसाइट्स। मतलब होना ये चाहिए कि एक्शनेबल इंसाइट्स मिले अपने। तो पहले थोड़ा ये समझते हैं कि एक्शनेबल इंसाइट्स का मतलब क्या होगा। तो पहले एक्शनेबल क्या होता है ना, वो बात कर। तो एक्शनेबल मतलब ऐसा जिसके ऊपर कुछ एक्शन किया जा सके, जो प्रैक्टिकल वैल्यू का हो। ठीक है, वैसा कुछ। और इंसाइट मतलब क्या? तो इंसाइट इज नॉट जस्ट डेटा, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन, इट इज समथिंग डीपर। तो इंसाइट का मतलब होता है द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट समथिंग इज लाइक। यहाँ पे समबड़ी नहीं आएगा, समथिंग ही आएगा। समबड़ी इसलिए लिया क्योंकि डिक्शनरी में ऐसा लिखा हुआ है। तो अपने को ये समझ लेना है कि अगर आप बीआई का पूरा कसरत करके कुछ एक्शनेबल इंसाइट्स नहीं मिलता है, तो देन द पर्पस इज वॉइड। और हम लोग दो टूल्स का बात करेंगे, पावर बीआई और लूकर स्टूडियो। अब ये एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, गूगल की तरफ से, इसके सिवाय भी बहुत सारे हैं और हर एक के साथ इंटीग्रेशन किया जा सकता है। उस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। फिर ये वापस एक इंटरेस्टिंग कोट मुझे दिखा कि डेटा इज न्यू ऑयल एंड विजुअलाइजेशन इज द इंजन। मतलब विजुअलाइजेशन नहीं कराते हो तो उस ऑयल का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, समझने जैसा है। अब संगम सीआरएम में खुद का बीआई क्यों नहीं बनाया हमने, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि दूसरा बीआई से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। वैसे देखो ना तो बड़ा ऑब्वियस है, बीआई बनाना ही नहीं चाहिए था सीआरएम के लिए। तो आइडिया ही बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि बीआई अपने आप में बहुत बड़ा सेगमेंट है, वो खुद अपने आप में एक यूनिवर्स है। पूरी की पूरी कंपनीज होती है जो सिर्फ बीआई बनाती है, राइट। तो वो छोटा मोटा काम नहीं है, वो बहुत बड़ा है। तो जो बहुत बड़ा काम है ना, और जो बहुत लोगों ने कर रखा है पहले से, तो हम क्यों वापस से बनाए, राइट। तो हमने उसको इंटीग्रेट करने के बारे में सोचा। दूसरा ये भी होता है कि आमतौर पे जो सीनियर लोग होते हैं ना, तो उनका है ना प्रीफर्ड बीआई टूल होता है। दे हैव सम प्रेफरेंस, उनको वही वाला टूल चाहिए होता है। उनको ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी टूल चलेगा। फिर इसका मतलब ये कि फिर हमारे तरफ से फोर्स क्यों हो। अगर मैं मेरे में बीआई टूल बना लेता हूं तो मैं जबरदस्ती क्यों करूं? वाई नॉट गिव देम द चॉइस। तो ये जरूरी है कि चॉइस हो। आप अपने मनपसंद बीआई टूल के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं।
एक है ना बीआई टूल का खास बात ये रहता है कि इट कैन इंटीग्रेट विद डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका एक एग्जांपल भी देखेंगे। मतलब ना सिर्फ सीआरएम से, बट यू कैन इंटीग्रेट डेटा इन बीआई फ्रॉम सीआरएम और गूगल एनालिटिक्स या आपके ईआरपी से। बहुत अलग अलग जगह से डेटा यहाँ पर आ सकता है, और हमने जो अभी तक सोचा भी नहीं है उतना कुछ यहाँ पर बताया जा सकता है। ये मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन इज इंसाइट, नॉट पिक्चर्स। मतलब वो सिर्फ सुंदर दिखे इतना जरूरी नहीं है, वो कुछ बोलना भी चाहिए। तो हर डैशबोर्ड का ना, हर चार्ट का एक स्टोरी होता है। वो स्टोरी अपने को समझ में आना चाहिए। वो कुछ सवाल भी पूछता है, कुछ जवाब भी देता है। वो स्टोरी पकड़ में आ जाएगा ना तो मजा आए भाई। और ये बहुत जरूरी है। अब ये पॉसिबिलिटीज विद बीआई का बात करना है, एंड आई विल इनवाइट तौफिक पटेल टू शेयर पॉसिबिलिटीज विद बीआई। ओवर टू तौफिक। आई विल स्टॉप शेयरिंग, तौफिक कैन शेयर द स्क्रीन फ्रॉम। So thank you so much, sir. Very good evening to all of you. Am I audible properly? Yes, sir. सबको आवाज आ रही है? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो ये छोटे से समय में ये इनवाइट किया गया, और अभी तक 194 लोगों ने ज्वाइन भी कर दिया। सो सबको ऐसे दिल से सबका खूब खूब आभार कि आप ये हमारे सेशन में ज्वाइन हुए। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिमिट सर। सर ने अभी पीआई के बारे में बहुत सारा डिटेल्स शेयर किया है। सो जितना सोचा जाए ना उतना हम लोग इसमें कर सकते हैं, खाली सोचना ही लिमिटेशन हो सकता है। तो मैं एक वन बाय वन इसमें करके दिखाता हूँ। एक तो है ना, इसमें क्या क्या हो सकता है। आप कितने भी पेजेस इसमें डिजाइन कर सकते हैं। मल्टीपल पेजेस हो सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन दी बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोडक्ट वाइज, यूजर्स वाइज, जो भी जिस तरह का डिजाइन करना चाहिए, हर एक पेज का अपने को अलग अलग मीन होगा। फिर हर एक पेज के ऊपर उसके रियल टाइम फिल्टर्स भी अवेलेबल रहेंगे। वो भी मैं आपको वो अभी जब वॉक थ्रू करूंगा उसमें मैं दिखाऊंगा। मल्टीपल चार्ट्स आप डिफाइन करेंगे एक ही पेज के ऊपर। और सर ने जैसे बताया इसी तरह से कि अगर ईआरपी के पास है, एक्सेल में जो डेटा है, या कोई भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है और सीआरएम का डेटा है, उसको अलग अलग सोर्स से अपने को इंटीग्रेट करके यहाँ पे जिस तरह चाहे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो पहली बात करेंगे हम लोग टारगेट वर्सेस अचीव की। टारगेट एक्चुअली वो होता है कि जो हम एफर्ट्स करते हैं और उसका नतीजा मिलता है, अपने को रिजल्ट दिखता है, ठीक है। तो वो टारगेट दैट कैन बी रेवेन्यू वाइज, अमाउंट वाइज भी हो सकता है, नंबर ऑफ कॉल्स वाइज भी हो सकता है, क्योंकि वो अमाउंट अचीव करने के लिए नंबर ऑफ कॉल्स हम लोग टारगेट सेट कर सकते हैं। यूजर्स वाइज नंबर ऑफ मीटिंग्स सेट कर सकते हैं कि उसको हर महीने, हर वीक, हर डे कितना मीटिंग्स होना चाहिए, या उसको कितने नए कस्टमर्स लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग टारगेट डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर स्क्रीन दिखा, ये जो स्क्रीन है ना जिसमें ऐसा दिखाया गया, ये विजिबल है प्रॉपर? Yes, yes. थैंक यू। तो ये टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, पहला जो पेज है ना, ये पेज के ऊपर आप ऊपर फिल्टर भी देखते हैं कि मंथ वाइज या अपने को यूजर्स वाइज, खाली एक पर्टिकुलर कोई यूजर्स का देखना है तो आप उस हिसाब से भी फिल्टर करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये सिकंदर यादव करके ये यूजर्स है, भार्गव हलपति, ये हमारे ही सेल्स का टीम है, जिन लोग को ये हम लोग ने टारगेट डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली टारगेट हम लोग ने जो डिफाइन किया था दैट इज 1.6 सीआर के आसपास, 6, और उसमें से एक्चुअली हमारा इतने अमाउंट का अचीव हुआ है। तो दैट मीन्स के 126% हम लोग ने ज़्यादा अचीव किया है, ठीक है। तो ये हर एक यूजर्स वाइज टारगेट डिसाइड डिफाइन किया हुआ है, उसमें एक्चुअल अपना अचीव कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को अमाउंट भी दिख रहा है और उसका परसेंटेज भी दिख रहा है होवर करेंगे तो। इसमें अपने को ये दिख रहा है कि जो अरमान है ना, उसको हम लोग ने जो टारगेट दिया है ना, उससे ज़्यादा उसने अचीव किया है। तो उसके ऊपर हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा है, फिर अपने को एक्शन तो अपने को करना है कि इसमें से क्या समझ में आ रहा है करके,
ठीक है। मान लीजिए कि ये सिकंदर और भार्गव ये दोनों हमारे रेवेन्यू जो रिन्यूअल के काम करते हैं ना, टीओसी और संगम सीआरएम के लिए, तो एक्चुअली अपना इतना टारगेट था लेकिन ये कम हुआ, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दूसरे महीने में गई होगी या तो लॉस की होगी। तो हम लोग डिटेल पे क्लिक करेंगे तो और डिटेल में अपने को डेटा दिखेगा। फिर हम लोग ने कॉल डिफाइन किए हुए कि कौन से पर्सन को कितना नंबर ऑफ कॉल मंथली करना चाहिए। ये जो भी डेटा दिख रहा है दैट इज मंथली है, और उसमें उसने कितना परसेंटेज अचीव किया हुआ है। ठीक है। और तो मान लीजिए कि यहाँ पे रवि को हम लोग ने इतने सारे कॉल डिफाइन किए थे लेकिन उसने इतना ही अचीव किया है। तो हो सकता है कि उस दिन वो छुट्टी पे होगा या कम किया होगा, तो हम लोग उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह का ये डेटा अपने को दिख रहा है। एंड अपनी सेल्स की टीम क्या रहती है और डेली डेमो करती रहती है या यूनिक रिक्वायरमेंट को डिस्कशन करने के लिए प्लान करते हैं। तो हमारा ऐसा प्लान रहता है कि हर मंथ 150 लोगों के साथ डेमो करने का जय भगत को हम लोग ने एलोकेट किया है। उसमें से 97 उसने अचीव किया है। तो अगर ये आप देखेंगे तो उसके हिसाब से अपने को ये भी मिलेगा कि उसका रेवेन्यू कितना हम लोग ने अचीव किया है। तो दैट मीन्स कि हमारा डेमो ही कम हुआ है, तो जो टारगेट सेट किया था वो कम हुआ करके। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो ये इस तरह का आप और भी इसमें डिजाइन कर सकते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे एक कुछ सिंपल दिखाया हुआ है। So just data is only as valuable as the insight you derive from it. आप जितना अंदर जाके देखेंगे उतना आपको डेटा में वैल्यू दिखेगा। जैसे अभी मैंने एक दो एग्जांपल करके दिखाया कि लेट्स से सपोज कि वहाँ पे कॉल ही कम हुए, डेमो ही कम हुए, तो उसका रिजल्ट भी कम आएगा ऐसा। फिर हम लोग के कुछ मार्केटिंग टीम के डैशबोर्ड देखते हैं। इसमें ना गूगल के एनालिटिक्स के डेटा आता है। ये जो मल्टीपल डेटा सोर्स की बात किया ना, तो गूगल एनालिटिक्स से डेटा आ रहा है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर कितना विजिटर आ रहे हैं, कितने क्लिक हो रहे हैं, वो सब चीज़। और उसमें से अपने को लीड्स और अपॉर्चुनिटी कितना बन रहा है। और इसी तरह से अपने को ये फुल फनल डैशबोर्ड मिलता है। फुल फनल दैट मीन्स के कितने विजिटर आते हैं, उसमें से कितने लीड आती है, उसमें से कितनी अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट होती है, और उसमें से अपने को कितना बिजनेस आता है। तो ये मैं आपको दिखा था। तो यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्टिव यूजर्स कितने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। वो प्लस हो रहे हैं, कम हो रहा है, वो वीक वाइज आप डिफाइन कर सकते हैं। कितने नए यूजर्स आ रहे हैं यूनिक, कितने लोग ने व्यू कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें से अपने पास टोटल लीड्स कितना आया, तो 1600 अपने पास लीड आया, जिसमें से 992 अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुआ, और वो अपॉर्चुनिटी में 647 अपॉर्चुनिटी वन हुआ, जिसका इतना अमाउंट ऑफ वैल्यू है, 6.1 मिलियन है। इतना अमाउंट हम लोग ने क्लोज किया हुआ है। तो अपने वेबसाइट से जो आ रहा है, ये वेबसाइट का ही डेटा है, वेबसाइट से जो ही इंक्वायरी बनी है वो ही है, क्योंकि उसमें हम लोग ने सेट किया हुआ इसी तरह से। फिर वो वेबसाइट से जो डेटा आया था ना, उसमें से किसको कितना एलोकेटेड किया था, और अगर इसमें अपने को एक और लगाना है कि ये एलोकेटेड किया था, उसमें से कितना क्लोज किया है, वो भी हम लोग को मिल सकता है। फिर वो कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना इंक्वायरी आ रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे टेली क्लाउड के लिए सबसे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन सारथी और ये प्रोडक्ट के लिए कम आ रहा है। तो दैट मीन्स कि अपने की मार्केटिंग टीम को बोलना पड़ेगा कि अपना विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़े या वहाँ पे विजिटर लोग ज़्यादा है। तो अगर वो ज़्यादा आएंगे तो अपना कन्वर्शन ज़्यादा रहेगा। अब ये जो लीड पूरे आई ना, उसमें से इतना डेड हुआ, इन प्रोसेस कितने हैं, कितना कन्वर्ट हुआ, वो अपने को यहाँ पे पूरा दिखाई देगा। इसी तरह से ये इवेंट का डेटा है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाता हूँ क्योंकि अपने को और भी बहुत सारा कुछ डिस्कस करना है। मैं यहाँ पे खाली सिंपल ही दिखा रहा हूँ। तो ये फुल फनल डैशबोर्ड अपने को यहाँ पे दिखाई देगा। इसी तरह से अपने को अपने पास जो कस्टमर्स है ना, उसका तो इन्फॉर्मेशन अपने पास होना ही चाहिए। और वो कैसे अपने को दिखेगा, मैप पे दिखेगा कि कौन से स्टेट से, कौन से कंट्री से। हम लोग मल्टीपल कंट्रीज में काम करते हैं, तो कौन से कंट्रीज में अपने पास कितने कस्टमर्स है, फिर प्रोडक्ट वाइज कितने कस्टमर्स है अपने पास, स्टेट वाइज निकालना है, कौन से यूजर्स को एलोकेटेड किया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं। ठीक है। तो उसमें कैसा होता है ना कि हर एक को अकाउंट मैप किया रहता है, तो किसके पास कितना कस्टमर्स है, और फिर बाद में आपको फाइनल समरी दिखना चाहिए। ठीक है। तो उसमें अपने को किस तरह से दिखता है, ये अपने को है ना सबसे ज्यादा बड़ा बबल दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास मुंबई और पुणे में सबसे ज्यादा कस्टमर्स हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि वहां पे ही अपना
बहुत सारा टैक्सेशन का पैसा भी वहीं से आता है। तो ये आप इंडिया वाइज आप देखेंगे कि मेरे पास किस प्रकार के कौन से स्टेट में कितने कस्टमर्स हैं। इसको आप और जैसे स्क्रॉल करेंगे उतना बड़ा दिखेगा। अब मान लीजिए कि सर यहाँ पे झारखंड है, ये एरिया में ऐसे भी सीआरएम के कस्टमर्स अपने को मिलेंगे भी नहीं, फिर भी कुछ कम है, ठीक है। तो यहाँ पे बबल्स में अपने को दिख रहा है, ठीक है। तो मुंबई में अपने पास ज़्यादा है, तेलंगाना से ज़्यादा है। अभी किस तरह का कस्टमर्स है, तो हमें और कहाँ पे जोर लगाना चाहिए। कुछ देखो आप, ये अपने यूएई, बहरीन, कतार वगैरह में भी है अपने पास। तो ये अपने को ग्राफिकल सी में दिखेगी। फिर कौन से स्टेट में से अपने को कितना ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आ रहा है, दिल्ली से उससे कम थोड़ा, गुजरात में और कम आ रहा है। तो अपने ये सेल्स की टीम के साथ बातचीत करके गुजरात में और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुजरात में उतना पोटेंशियल है। तो वो हम लोग उसके ऊपर से एक्शनेबल कर सकते हैं। फिर कौन सा प्रोडक्ट अपने को सबसे ज़्यादा बिजनेस दे रहा है करके, ठीक है। फिर कौन से प्रोडक्ट में से कितना रेवेन्यू है, किस कौन से प्रोडक्ट का रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है, वो अपने को मिल सकता है। कौन से मंथ वाइज, ये अपने को, अब यहाँ पे मैंने खाली कुछ साल का डेटा लिया है, ओके। इसी तरह से कौन से कस्टमर्स कौन लेके आ रहा है, और सबसे ज़्यादा अपने को कौन ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, वो भी आपको यहाँ पे देख पाएंगे ऐसा। तो ये मैंने कस्टमाइज वाइज आपको दिखाया। फिर हम लोग लीड्स के डेटाबेस, क्योंकि अपने लिए इंपॉर्टेंट तो वही है कि इंक्वायरी आना चाहिए। अगर इंक्वायरी आएगा तो अपने पास बिजनेस ज़्यादा रहेगा। कौन से सोर्स से आ रहा है, उसका कितना लंबा साइकिल रहता है कन्वर्ट होने में, डेड होने में। लॉस्ट होते तो उसका रीज़न जानना चाहिए कि भाई क्यों लॉस्ट हो रहे हैं। कौन से सोर्स से अपने पास कितना इंक्वायरी आ रहा है, प्रोडक्ट वाइज क्या है, यूजर्स को एलोकेट करते हैं उसके में से क्या निकल रहा है, ठीक है। इसको हम लोग इसके ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे ये लीड का पूरा रिस्पॉन्स दिखता है। ये हम लोग ने, फिर भी मैं फिर से बोलता हूँ कि सैंपल है। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी ऊपर रखा हुआ है, कौन से प्रोडक्ट का मुझे देखना चाहिए, मैं ओवरऑल देखता हूँ अभी, और कौन से स्टेज में है। इसी तरह से यूजर्स का भी यहाँ पे फिल्टर आ सकता है। तो ये लास्ट 3 महीने का डेटा है। 3622 लीड है, 951 कन्वर्ट हुई, ये 70% अपना डेड हुआ, ये पूरे ओवरऑल में से। और 951 कन्वर्ट, फिर भी 26% इस अच्छा रेशियो रहता है कन्वर्जेशन होने के लिए। अभी भी इन प्रोसेस में कितनी है। फिर ये मई महीने में अपने पास कितना आया, उसमें से कितना कन्वर्ट हुआ, कितना डेड हुआ। ये एकदम सिंपल बनाया हुआ है ताकि वो इजीली समझ में आए। फिर एवरेज डेज कितना लगता है डेड होने में, एक्चुअली ये 11 दिन लग रहा है, तो उसको और कम किया जा सकता है। डेड होने के लिए तो कितना दिन होना चाहिए, 2 या 3 दिन। इन प्रोसेस में कितने दिन हम लोग रखते हैं। कन्वर्ट हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, अगर डिटेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है कि 2.86, 3 दिन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये अपने को एवरेज एनालिसिस देता है। फिर कौन सा सोर्स, अब देखो वेबसाइट से ज़्यादा आ रहा है लेकिन उसमें कन्वर्जेशन कम हो रहा है, तो दैट मीन्स के वेबसाइट के ऊपर ऐसे लोग नहीं आ रहे हैं, या कंटेंट किस तरह से। या आप यहाँ पे देखिए कि पार्टनर से अपने पास जो इंक्वायरी है ना, उसमें मैक्सिमम कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो अपना पूरा का पूरा ताकत अपने को पार्टनर्स पे देना पड़ेगा, और पार्टनर बनाएंगे और पार्टनर्स में से धंधा लेके आएंगे तो रेवेन्यू बढ़ पाएगा। कौन से प्रोडक्ट में कितना आ रहा है, उसमें से कितना कन्वर्ट हो रहा है, कितना डेड हो रहा है, वो अपने को यहाँ पे एनालिसिस देता है। ये यूजर्स का एफिशिएंसी अपने को मिलता है, किसको कितना देते हैं उसमें से कितना कन्वर्ट हो रहा है। तो वन को इतना दिया, उसमें से इतना डेड हुआ, क्योंकि एक्चुअली वो पार्टनर का डेटा है। तो दैट मीन्स कि वो पार्टनर अपने लिए नहीं काम थे ना, उनको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया ऐसा। अरमान के पास इतना दिया तो उसमें से कन्वर्जेशन इसका सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टैली ऑन क्लाउड है तो तुरंत क्लोज हो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ इनसाइट अपने को यहाँ से दिखता है। हाँ, हमें लॉस रीजन भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसे डेटा आता है अपने पास जो कॉन्टेक्टेबल नहीं होता है, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है। नो नीड वाले भी आते हैं, खाली इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आए थे, वो भी ज़्यादा है अपने पास, ठीक है। तो मुझे ये जानना रहता है कि भाई मेरा लेस देन 10 यूजर्स में कितने गए, और कहीं और फाइनलाइज अदर सॉल्यूशन कर दिया क्या, वो जानना चाहिए इसमें से, लेकिन वैसा नहीं है। तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये लीड का डेटा हो। इसी तरह से मैं अपॉर्चुनिटी का है, क्योंकि मैंने सैंपल इसी तरह से लिए हुए हैं इसमें। तो मुझे ये ना ये फनल पता चलना चाहिए कि ये महीने में या अगले 3 महीने में यूजर्स वाइज कौन से प्रोडक्ट में से कितना रेवे बिजनेस आने वाला है, एक्सपेक्टेड है। फिर इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी दे सकता हूँ, क्योंकि एज ए लीडर मुझे ये देखना चाहिए कि कौन सा बड़ा अमाउंट वाला रेवेन्यू है, और ये नया है या रेवेन्यू में से कितने आने वाले हैं। तो
मैं अपॉर्चुनिटी का दिखाता हूँ। ये फनल दिखता है अपने को, यहाँ पे भी फिल्टर मैंने उसी तरह से लिखा हुआ है। तो दिस इज एक्सपेक्टेड मंथ, ये महीने में अपने को और कितना बिल बनने वाला है। संगम सीआरएम में से कितना बनेगा, टेली ऑन क्लाउड में से कितना बनेगा। तो अभी मान लीजिए कि हम लोग ने इतना अचीव किया है, तो हमारी फाइनेंस टीम को बोलना रहता है ना, या फाइनेंस टीम को ही मैंने दे दिया है, तो उसको पता चलता है कि भाई अभी इतना और तो बिजनेस बनेगा करके, इतना बिल तो बनेगा करके, जिसमें से नया कितना है और रिन्यूअल में से कितना है करके। तो रिन्यूअल वाला तो पक्का बिल बनेगा, नए में से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, फिर कौन से यूजर्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा ये फनल में, और एज ए लीडर मुझे देखना चाहिए किस में से अपने को बड़ा वाला है, जिसको मैं अभी धक्का मारूंगा तो अपना बिल ज़्यादा बन जाएगा करके। तो मैं ये वाले अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकता। तो ये मैंने अपॉर्चुनिटी का फनल दिखाया था। यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पे खाली यूजर्स का नाम करूँगा तो उस हिसाब से ये पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लॉरेंस का ही मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, तो लॉरेंस के हिसाब से ही पूरा हो जाएगा। खाली जस्ट क्लिक करना है, ये मैंने खाली यूजर्स किया। ये सारे चार्ट्स में ऐसा अवेलेबल है। इसी तरह से हमें कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स के बहुत सारे हमारे कस्टमर्स है जिसका एएमसी का बिजनेस रहता है, रिन्यूअल का बिजनेस है, सब्सक्रिप्शन का रहता है। तो दैट मीन्स के ऑल लाइव कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे कितना दिख रहा है, उसमें से कितना रिन्यूअल का अपने को इनकम आने वाला है ये महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में। तो अपना जो कैश फ्लो मैनेज करना रहता है, या उसके हिसाब से अपने को और कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो वो कर सकते हैं। कौन से पीरियड में अपना कितना सब्सक्रिप्शन आने वाला है, या यूजर्स वाइज कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट का पूरा फनल है। तो टोटल हमारे पास 4771 कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल कस्टमर्स में से इतना कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं एक कस्टमर्स में से ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। टोटल यूजर्स कितने हमारे पास, और उसमें से अपने को रेवेन्यू कितना आता है, ये मंथ वाइज है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अक्टूबर में कम है, तो दैट मीन्स कि अपने को अक्टूबर में नया वाला बिजनेस सबसे ज़्यादा लेने के आना पड़ेगा। ये कौन से प्रोडक्ट का कितना कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रीब्यूशन है वो अपने को पता चलता है, कितने कंप्लीटेड हो गए, कितने डिसकंटिन्यूड है, कितने भी अभी भी इन प्रोसेस में है, वो मिलेगा। फिर ये एएमसी इसलिए क्योंकि हमारे धंधे में टेलीफोनी में एएमसी आता है, बाकी सब धंधे में प्रोडक्ट में सब्सक्रिप्शन होता है। तो सब्सक्रिप्शन से कितना है, एएमसी से कितना है, वो अपने को मिलेगा। ठीक है, हमारे पास ऐसे कितने कस्टमर्स है जो 1 साल का बिलिंग करवाते हैं, 3 महीने का बिलिंग करवाते हैं, 6 महीने का बिलिंग करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे साल वाले हैं, तो ये 6 महीने 3 महीने वाले लोगों को भी साल में लेके आ सकते हैं। और ये हमारे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं वैसे कस्टमर्स का नाम है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स का है। और इसी तरह से मैं आपको टिकट्स का दिखा देता हूँ। ये फाइनल है डैशबोर्ड को दिखाने के लिए, और भी बहुत कुछ हो सकता है, मैंने लिया नहीं है। टिकट में इंटरेस्टिंग रहता है कि अपने को टैट वाइज दिखना चाहिए, फिर उसके ऊपर हर एक टिकट के ऊपर अपना टाइम एंड कॉस्ट कितना लग रहा है, ऐसे कितने टिकट इसमें एसएलई ब्रीच हो रहा है, मंथ वाइज यूजर्स, मंथ वाइज अपने को प्रोडक्ट वाइज इश्यूज वाइज कितने टिकट आ रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज कितने टिकट्स आ रहे हैं, टिकट के सोर्स वाइज कितने टिकट आ रहे हैं, हम लोग सपोर्ट मोड कैसे दे रहे हैं, कितनी बार ऑफलाइन विजिट करना पड़ता है, रिमोट देना पड़ता है, कॉल देना पड़ता है। तो दैट काइंड ऑफ एनालिसिस मुझे ये टिकट वाले डैशबोर्ड पे दिखेगी। ठीक है, तो ये 920, ये अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का लिया हुआ है। टोटल 11,000 मेरे पास टिकट आई है, 9,200 उसमें से क्लोज हो गई है, 900 असाइंड है, 217 इन प्रोसेस है। प्रकार का टिकट ज़्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स के भाई कस्टमर्स के सपोर्ट के ज़्यादा कॉल आ रहा है, या अदर क्वेरी से कॉन्फ़िगरेशन वाले सारे टिकट आते हैं, वी केयर वाला प्रोग्राम से हमारा टिकट आता है। फिर हमें कौन से सोर्स से लोग ज़्यादा रीच कर पाते हैं हमें। ठीक है, तो मान लीजिए कि अपने को कॉल से ज़्यादा आ रहा है, तो अपने को मैनुअल टिकट भी बनाना पड़ता है, तो ये 29% है, इसको कैसे कम किया जाए, तो वो एक्चुअली इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ईमेल से अपने पास ज़्यादा आना चाहिए, या चैटबॉट के थ्रू ज़्यादा आना चाहिए, तो इसका रेशियो अपने को बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा सपोर्ट किस तरह से ज़्यादा रह रहा है, कॉल पे ही हम लोग ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, तो उसको भी चैटबॉट के ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं, रिमोट सपोर्ट क्यों लेना पड़ता है हमारे पास, तो वो कम कैसे किया जा सकता है एज ए बिजनेस के प्रॉफिट के हिसाब से। फिर कौन सा यूजर्स कितना टिकट हैंडल कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अंकित सबसे ज़्यादा लोड ले रहा है। ठीक है, ये आशीष है, शुभम है, ये पूरे सीआरएम की टीम है, अंकित और विक्रांत वो टेलियन क्लाउड की टीम है।
वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट आता है, जेन्युइनली आता है, तो उन लोग सीखते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि जो ये नया इंस्टॉलेशन है उसका भी टिकट आता है ऐसा, ठीक है। कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा टिकट ले रहा है, सब्जेक्ट सपोर्ट ले रहा है, वो भी अपने को मिलेगा। उसमें अपना कितना कॉस्ट आ रहा है वो भी मिलेगा। अगर अपने को ऐसा करना है कि कौन कितना रेवेन्यू दे जाए, उसके सामने कितना कॉस्ट आ रहा है, वो भी अपने को मिला सकते हैं। ये मैंने कुछ क्लेम्स थे वो मैंने दिखाए। पहले ही मैंने बोला था कि जितना सोच सकते हैं उतना हम लोग लेके सकते हैं, सोचने का ही लिमिटेशन हो सकता है। तो अच्छा, ये सेम चीज़ अपना मोबाइल ऐप पे भी दे सकते हैं। तो मैं फ्रनिल को बोलता हूँ, मैं फ्रनिल स्क्रीन को प्रेजेंट करेगा। अच्छा, उसमें क्या क्या हो सकता है? मोबाइल ऐप अवेलेबल ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई के ऊपर ही है। लुकर स्टूडियोज का मोबाइल व्यू होता है एक्चुअली अवेलेबल, जो अपना जो वेबसाइट वाला जो आता है ना, वैसा मोबाइल व्यू दिखता है। तो यहाँ पे ना ये मोबाइल पे कैसे दिखता है वो ही है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कितना लीड से उसमें से कितना कन्वर्ट हो गया, कितना डेड हो गया है, उसमें एवरेज कितना लगता है, तो मोबाइल में किस तरह से दिखता है वो यहाँ पे मैं खाली इसका स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये क्या हो सकता है? ये जैसे फ्रेम किया, जैसे क्लिक किया तो और अपने को फ्रेम होवर कर सकते हैं, वैसा वाला इसमें हो सकता है, ठीक है। तो अगर घर पे है हम लोग, कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो मोबाइल ऐप से भी अपने पास ये पूरा व्यू कर सकते हैं। थैंक यू। मैं ओवर टू प्रणील कहता हूँ। स्टॉप योर स्क्रीन एंड कुछ चीज़ें जो प्रणील बताएगा कि पावर बीआर और गूगल लुकर स्टूडियो दोनों में डिफरेंस क्या है। ओवर टू प्रणील। सो अभी हमें तौफिक सर ने डिफरेंट डैशबोर्ड बताए, उसके डिफरेंट यूज़ केसेस बताए। तो वो हम डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, तो उसमें हमारे डिफरेंट बीआई टूल्स काम में आते हैं। तो एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि बीआई टूल्स होते क्या है। बीआई टूल्स बेसिकली हमारे पास जो बहुत सारा डेटा होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, उसके डिफरेंट इंसाइट्स को हम रिपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उस रिपोर्ट से हमें डेटा की इंसाइट मिले और उस इंसाइट्स के बेस पे हम एक्शनेबल डिसीजन ले पाए। जैसे हमें लिमिट सर ने बताया एक्शनेबल डिसीजंस क्या होते हैं, उसके लिए हम बीआई टूल यूज़ करते हैं। तो हमने मेजरली यहाँ पे दो बीआई टूल इंटीग्रेट किए संगम सीआरएम के साथ। फर्स्ट इज पावर बीआई बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड अनदर इज गूगल लुकर स्टूडियो। सो एक काफ़ी बेहतरीन कोट है, डेटा इज़ अ प्रीसियस थिंग एंड विल लास्ट लॉन्गर देन द सिस्टम देमसेल्व्स। कि डेटा इज़ द मेन थिंग इन डेटा विजुअलाइजेशन। जैसे मैंने अभी कहा कि बीआई टूल इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट योर डेटा। द मेन की फैक्टर हियर इज डेटा इज द मेन पॉइंट। कि डेटा और डेटा के इनसाइट, उसी के बेस पे हम आगे डिसीजन ले सकते हैं। तो बीआई हमें वो पाथ देता है अलग अलग रिपोर्ट्स बना के उसकी इनसाइट्स लेने का। तो हम यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस जान लेते हैं कि हमने जो यहाँ पे दो बीआई टूल यूज़ की है, पावर बीआई और लुकर स्टूडियो, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाए कि आपके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके लिए। सो हम फीचर्स देख लेते हैं दोनों के लिए कंपैरिजन के साथ। कि फर्स्ट इज क्लाउड बेस्ड एक्सेस। तो हमारा जो लुकर स्टूडियो है वो कम्प्लीटली क्लाउड बेस्ड है। हमें उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम कभी भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें खाली एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और गूगल आईडी चाहिए, जो आज के ज़माने में सबके पास होता ही है। सो वी कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। ऑन दी अदर हैंड पावर बीआई, हमें पावर बीआई का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है और उसका एक लॉगिन लेना पड़ता है। इट्स ओनली फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर वी क्रिएट अ लॉगिन हम पावर बीआई सर्विसेज के थ्रू हम पावर बीआई को एक्सेस करते हैं थ्रू क्लाउड। तो मतलब जो पावर बीआई का इंस्टॉलेशन हमारा रहेगा वो वन टाइम रहेगा। द नेक्स्ट फीचर इज इफेक्टिव इंटीग्रेशन। सो लुकर स्टूडियो जैसे हमें पता है इट्स अ गूगल प्रोडक्ट। तो गूगल की जो भी दूसरी सर्विसेज है, जैसे गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल शीट, गूगल एड्स, उसके साथ वो काफ़ी स्मूथली इंटीग्रेट कर सकता है। जैसे कि अभी हमने तौफिक सर ने सभी डैशबोर्ड बताए, जो सारे डैशबोर्ड थे वो लुकर स्टूडियो पे बनाए हुए थे। तो हमने उसका डेटा ऐसे इंटीग्रेट किया कि हमारे जो सीआरएम है, संगम सीआरएम, उसमें हमारे पास फीचर है गूगल शीट के साथ सिंक करने का डेटा। तो हमने सीआरएम से डेटा सिंक किया गूगल शीट के साथ और उसको हमने सीधा लुकर स्टूडियो में इंटीग्रेट कर दिया एंड इट वर्क्स वेरी स्मूथली। सेम फॉर पावर बीआई। पावर बीआई एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, काफ़ी लोगों को पता ही होगा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के और एनवायरनमेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर हो गया, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, उसके साथ वो काफ़ी स्मूथली इंटीग्रेट हो जाता है अदर देन दूसरे डेटा सोर्सेस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये क्रॉस कनेक्शन में कुछ इश्यू करता है? नहीं। अगर हम चाहे कि पावर बीआई को हम गूगल एनालिटिक्स के साथ इंटीग्रेट करना चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन इश्यू ये आता है कि वो एक
एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, दैट इज़ ऑल टेक्निकल पार्ट। लेकिन एक मेन डिफरेंस मैं ये बता दूँ कि मान लो हमें पावर बीआई में एक रिपोर्ट बनाना है जहाँ पे हमारे पास डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, एक एक्सेल से आ रहा है, फिर गूगल एनालिटिक्स से आ रहा है, एसक्यूएल सर्वर से आ रहा है। तो कंपेयर टू लुकर स्टूडियो, पावर बीआई कैन हैंडल दिस डेटा वेरी वेल। कि जैसे डेटा बढ़ेगा लुकर स्टूडियो की एफिशिएंसी थोड़ी कम होने लगती है, इट्स गेटिंग स्लो डाउन। लेकिन पावर बीआई में ऐसा नहीं है, तो इट्स वर्क वेरी एफिशिएंटली विथ मल्टीपल डेटा सेट्स। नेक्स्ट फीचर हमारा आता है डेटा विजुअलाइजेशन ऑप्शंस। तो हमने जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड देखे, वो सारे हमारे एक स्टैंडर्ड डैशबोर्ड से जो लुकर स्टूडियो हमें प्रोवाइड करता है फ्रॉम बेसिक चार्ट्स। जो स्टैंडर्ड चार्ट, ट्रेडिशनल चार्ट्स रहते हैं, हम सबको पता है, वही रहते हैं लुकर स्टूडियो में। लेकिन पावर बीआई हमें ऑफर्स करता है मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशन ऑप्शन। तो हमने जो अभी देखे जो स्टैंडर्ड चार्ट्स थे, तो उससे एक लेवल अब हम पावर बीआई में बना सकते हैं। पावर बीआई ऑफर्स करता है हमें काफ़ी सारे कस्टम विजुअल्स हो गया, एनिमेटेड विजुअल्स हो गया। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन ऑप्शंस इतने सारे पावर बीआई में कि इससे यूज़र को काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है कि अगर पावर बीआई का रिपोर्ट कोई देख रहा है यूज़र, तो उसको इनसाइट्स काफ़ी ईज़िली मिल जाती है, क्योंकि विजुअलाइजेशन ऑप्शंस हमारे पास बहुत सारे पावर बीआई में कंपेयर टू लुकर स्टूडियो। देन नेक्स्ट इज़ रियल टाइम कोलैबोरेशन। जैसे लुकर स्टूडियो में हमारे पास होता है कि अगर लुकर स्टूडियो का रिपोर्ट कोई देख रहा है, तो मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द सेम रिमोट एट सेम टाइम। कि काफ़ी सारे लोग एक ही रिपोर्ट को सेम टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, और हमें अगर कोई एडिशनल चेंजेस करना है तो वो रियल टाइम में देख भी पाएंगे चेंजेस। जैसे हम गूगल शीट्स में करते हैं कि एक यूज़र ने कुछ चेंज किया, तो अनदर यूज़र को वो रियल टाइम में दिख जाएगा। सेम फॉर लुकर स्टूडियो। अभी पावर बीआई में भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं, लेकिन इट हैज़ सम लिमिटेशंस कि हमारे पास यूज़र लिमिट आ जाती है, या 10 यूज़र या 20 यूज़र, कि इतने ही यूज़र साथ में एक्सेस कर पाएंगे। और अगर हमें पावर बीआई में और कुछ एडिशनल चेंजेस चाहिए, तो हमें फर्स्टली रिपोर्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको सबमिट करना पड़ेगा, देन यूज़र विल एबल टू एक्सेस इट। सो ये मेजर डिफरेंस आता है इसमें। नेक्स्ट इज़ हमारे पास मोबाइल एक्सेसिबिलिटी है। जो जैसे हमने तौफीक सर ने आगे बताया कि लुकर स्टूडियो के लिए कोई नेटिव एप्लीकेशन नहीं है, बट हम उसको मोबाइल से एक्सेस कर पाएंगे एज अ डेस्कटॉप व्यू। जैसे हमारे पास ब्राउज़र में ऑप्शन होता है डेस्कटॉप व्यू का, उस तरह से हम लुकर स्टूडियो का रिपोर्ट देख पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, पावर बीआई के लिए स्पेशल एप्लीकेशन है, जैसे हमें तौफीक सर ने बताया। वो एप्लीकेशन में एक मोबाइल स्पेसिफिक रिपोर्ट बनता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं जिसको क्विक डिसीजंस लेना होता है, दे कैन सिंपली ओपन देयर फोन, ओपन पावर बीआई एप्लीकेशन, वो रिपोर्ट देख सकते हैं एंड दे कैन मेक क्विक डिसीजंस। सो यहाँ पे पावर बीआई अपर हैंड लेता है। नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटीज, एंड दिस इज द फीचर आई वुड से जहाँ पे पावर बीआई सबसे अपर हैंड आता है, स्टैंड आउट करता है। कि लुकर स्टूडियो जो हमने अभी तक देखा है, जो भी रिपोर्ट देखे सारे लुकर स्टूडियो में थे, वो हमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत कम प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम एक नॉर्मल ट्रेडिशनल डैशबोर्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर हम पावर बीआई में बनाएं, तो हमारे पास बहुत सारे डिटेल एडवांस एनालिटिक्स हम रिपोर्ट्स बना पाएंगे। हम चाहे तो एन नंबर ऑफ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, एक नॉर्मल फॉन्ट से लेके चार्ट से लेके फिल्टर, एनीथिंग वी कैन कस्टमाइजेशन एज पर। मान लो कोई क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट दी, उसके हिसाब से पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो इसी मेन फीचर की वजह से पावर बीआई जो है वो पीआई मार्केट में एक ट्रेंड में चलता है। नेक्स्ट फीचर इज फ्लेक्सिबल शेयरिंग। सो लुकर स्टूडियो जो है वो हमारे लिए फ्री शेयरिंग रिपोर्ट ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि लुकर स्टूडियो में हमने कोई भी रिपोर्ट बनाए, तो हम उसको फ्रीली कहीं भी शेयर कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ यूज़र, यहाँ पे हमारे पास यूज़र्स की भी कोई लिमिट नहीं है, हम जितने यूज़र्स को चाहे शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग शेयरिंग के ऑप्शंस भी है, जैसे कि हमें लिंक बना के शेयर करना है, देन वी कैन डायरेक्ट गिव एक्सेस थ्रू ईमेल। फिर हमें अगर सिंपली डाउनलोड करना है पीडीएफ, तो वो भी कर सकते हैं। देन एक और फीचर आता है एम्बेडेड रिपोर्ट करके, जिससे कि हम हमारा जो लुकर स्टूडियो का रिपोर्ट हो गया, उसको हम सीधा किसी वेबसाइट में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो शेयरिंग फीचर इन लुकर स्टूडियो। लेकिन यहाँ पे एक कंसर्न ये आ जाएगा, क्वेश्चन ये आना चाहिए कि हम अगर किसी को भी ऐसे ही रिपोर्ट इजीली शेयर कर सकते हैं, तो वो हमारा रिपोर्ट के साथ कोई छेड़खानी कर सकता है या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी को भेज सकता है। लेकिन हियर कम्स द कैच कि हम यहाँ पे शेयर दो ऑप्शन से करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, एक हो गया व्यूअर एंड अनदर इज एडिटर। हम यूजर को एक व्यूअर के हिसाब से शेयर करेंगे रिपोर्ट, तो वो सिर्फ हमारा जो डैशबोर्ड या रिपोर्ट है उसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, उसके फिल्टर चेंज कर पाएगा, बेसिक जो डैशबोर्ड में काम होता है वो कर पाएगा। इट कैन नॉट चेंज द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट को एडिट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम किसी यूज़र को एडिटर बना देते हैं,
तो ही इज नाउ द होल एंड सोल ऑफ द रिपोर्ट। वो रिपोर्ट चेंज कर सकता है, डेटा चेंज कर सकता है, एनीथिंग। तो ये जो मेनली एडिटर वाला रोल है वो डेवलपमेंट या मैनेजमेंट के साइड ही रहता है। जिनको भी हमें रिपोर्ट शेयर करना रहता है हम मेनली एज अ व्यूअर ही शेयर करेंगे। नेक्स्ट सेम हमारे पास, सेम जो हमने लुकर स्टूडियो में जितने भी अभी फीचर डिस्कस किए शेयरिंग के, सेम हमारे पास पावर बीआई में आते हैं, सेम फीचर आते हैं। लेकिन पावर बीआई में हमें रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए या शेयर करने के लिए पावर बीआई प्रो लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर हम पावर बीआई प्रो लाइसेंस ले लेते हैं तो डेवलपर और यूजर के बीच में एक कॉमन वर्कस्पेस बन जाएगा। तो वो वर्कस्पेस पे जो भी हमारे रिपोर्ट्स होंगे वो सारे दिख जाएंगे हमें। तो दैट इज मेन डिफरेंस फॉर शेयरिंग ऑप्शंस। एंड लास्टली वी हैव प्लेटफॉर्म कॉस्ट। लुकर स्टूडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो कॉस्ट चार्ज। हम रिपोर्ट बनाने से लेके रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। लेकिन पावर बीआई में हमें अगर रिपोर्ट शेयर करना हो तो जैसे मैंने पहले बताया हमें प्रो लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन उस प्रो लाइसेंस के साथ हमें ऐसे कुछ एडिशनल फीचर मिलते हैं दैट एनहेंस द रिपोर्ट कैपेबिलिटीज, जिससे कि हमारा जो रिपोर्ट की फीचर्स है अलग अलग हमें और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। दैट इज थ्रू पावर बीआई, लेकिन हमें उसके लिए एक लाइसेंसिंग लेना पड़ता है। तो यही मेजर एक डिफरेंस था लुकर स्टूडियो और पावर बीआई में। आई होप सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा बीआई टूल सही है। लेकिन एक ब्रीफ समरी में दे सकूँ तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक नॉर्मल ट्रेडिशनल डैशबोर्ड चाहिए विथ लो कस्टमाइजेशन, देन यू कैन गो फॉर लुकर स्टूडियो। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए with advanced insights, then you can go for definitely Power BI, because Power BI gives us a lot of n number of customization. We can do anything in Power BI. So this is my time. I hope सबको पता चल गया होगा कि क्या मेजर डिफरेंस होते हैं लुकर स्टूडियो और पावर बीआई में, और क्या आपके लिए सूटेबल रहेगा फॉर योर रिपोर्ट रिक्वायरमेंट्स। सो नाउ आई एम हैंडिंग ओवर टू निमेश सर। निमेश सर आपको आगे गो थ्रू कराएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो नाउ वी डिस्कस कि अगर आपको संगम सीआरएम के लिए बीआई टूल लेना है या बीआई इंप्लीमेंट करना है तो कर कैसे सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहले क्या होगा कि एक है ना रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली और फिर उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन होता है। ये डिस्कशन एक होगा, शायद दो तीन भी होंगे, क्योंकि वो अंडरस्टैंड पहली बार में नहीं हो सकता है। ठीक है, वो क्लियर करना जरूरी है। फिर क्या होगा कि हमारा टीम है ना आपके लिए वो डैशबोर्ड्स बनाएंगे, पूरा आपको जिस तरह से पूरा विजुअलाइजेशन चाहिए वैसा बना देंगे। फिर हो सकता है कि आपके यहाँ से कुछ करेक्शंस आए, चेकिंग्स आए, कुछ रीथॉट आए, आफ्टर थॉट आए। ठीक है, तो जो भी आएंगे वो हम करेक्ट कर देंगे एंड देन डैशबोर्ड्स आर डिलीवर्ड। वो एक बार आपको दे दिया तो फिर आपके लिए वो रनिंग होता रहेगा। और जैसे मैंने बताया, वी वुड रेकमेंड यू टू गो विथ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। उसका कॉस्ट बहुत नॉमिनल है लेकिन वो फंक्शनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, और उनका मोबाइल ऐप भी है विच इज़ वेरी गुड। फिर है ना ये बीआई को लेके कुछ मिथ्स है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो ये कि ये ना रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं आता है, मतलब ऐसा क्लिक किया एनेबल हो गया और करके पूरा दिख गया। इट डजेंट वर्क लाइक दिस, राइट। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या हर टीम के लिए अगर डैशबोर्ड बनाना है तो ये प्रॉपरली शांति से बैठ के बनाना ही पड़ता है। इट्स नॉट लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप, इधर उधर खींचा और वो बन गया, वैसा नहीं होगा। जैसे कि अभी सरबजीत जी ने उन्होंने डैशबोर्ड बनाया है 2 मिनट के लिए। सो दैट इज ए वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज और काफी मेहनत वाला एक्सरसाइज होता है, और ये इतना भी कॉस्टली नहीं होता है जितना आपको लगता है, राइट। तो फिर बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि बीआई का टूल होगा ना इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसको समझने में दिक्कत आएगा। एक्चुअली उल्टा है। डेटा विजुअलाइजेशन का पर्पज ही ये रहता है कि वो नॉन टेक्निकल लोगों को समझ में आए, बिजनेस वालों को समझ में आए। फिर ये एक है ना हमारे एनजे में कहावत है कि अगर आपका रिपोर्ट पहली बार में ढंग से बन गया मतलब कि गलत बना है, राइट। गलत बना है इसका मतलब क्या, टेक्निकली गलत नहीं है। एवरी रिपोर्ट, एवरी डैशबोर्ड कैन बी परफेक्टेड। इट्स लाइक जैसे आप उसको फ्रेम करते हैं ना फोटोग्राफ को, तो कैसे उसको ढंग से सेट करते हैं। पहली बार में कैमरा उठाया और सीधा परफेक्ट फ्रेम आएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको परफेक्ट बनाओगे आप तो 2 3 4 इटरेशंस लगते हैं, कभी कभी 15 20 इटरेशंस भी लगे हुए थे लोगों के।
और ये एक खास मुद्दा है कि डैशबोर्ड्स आर नॉट परमानेंट। जैसे जैसे आपके बिजनेस के प्रोसेस में, आपके बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग्स में, आपके टीम के मैच्योरिटी लेवल में फर्क पड़ेगा, आपके डैशबोर्ड्स बदलेंगे, और जरूर बदलेंगे। अभी थोड़ा सा इसका रोड मैप का बात कर लेता हूँ कि आगे क्या क्या आ रहा है। तो दो तीन चीज आ रही है। एक तो ये आएगा कि एम्बेडेड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इन संगम सीआरएम डैशबोर्ड, सो वी आर वर्किंग ऑन इट, ये आ जाएगा। और दूसरा ये आएगा कि संगम सीआरएम का ना पावर बीआई के साथ डेटा कनेक्टर आएगा। अभी जैसे कि अपना चैट में बात हो रहा था, अगर अभी करना है तो वी हैव टू क्रिएट दैट एपीआई इंटीग्रेशन बिटवीन संगम सीआरएम एंड पावर बीआई। ये कनेक्टर आने के बाद वो डायरेक्ट हो जाएगा सीधा, मतलब देन यू कैन गो टू पावर बीआई एंड सिलेक्ट द कनेक्टर एंड इट विल जस्ट वर्क। एम्बेड हो जाएगा मतलब क्या होगा, वो जो तो यूजर का सीधा सीआरएम के लॉगिन पे ही उनको पावर बीआई के डैशबोर्ड्स दिखेंगे। अब मुद्दा आता है कि इसका कॉस्ट कितना है, ये खास बात है। अच्छा, तो कॉस्ट का बात करें ना, उसके पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि कितना होना चाहिए। यू कैन स्टार्ट गेसिंग, क्या कॉस्ट होना चाहिए। हेलो एवरीवन। हम्म तो मैं ये पूछ रहा था कि इसमें भी कोई फ्री वाला कॉन्सेप्ट है या लाइसेंस वन से विल बी द कॉस्ट? इसमें कुछ है ही नहीं ना सर, वो सारा करना ही है। तो मेहनत करना है अगर 1.5 महीने का, 2 महीने का, तो संदीप भाई फ्री मेहनत करेंगे कि लिमेश भाई फ्री मेहनत करेंगे? गुड गुड आंसर। मतलब चार्ज करना है। पक्का चार्ज करना है सर। और दूसरा एक बात ये भी है कि बीआई टूल इज ए काइंड ऑफ ए लग्जरी। वो मतलब एज यू ग्रो देन इट बिकम्स कंपलसरी, राइट? फिर वो चाहिए ही चाहिए ऐसा हो जाएगा, और फिर उतना कंपनीज अफोर्ड भी कर सकता है। हाँ, तो ये वाला जो प्राइसिंग लिखा है ना, अगर ये सब डॉलर में लिखा है, 200 पर यूजर पर मंथ, धवल भाई ये आप डॉलर में लिख रहे हो कि रुपये में लिख रहे हो? नहीं नहीं समझ में आया। हाँ, रुपये में ना सर। तो पावर बीआई का लोगो ही आएगा उतने में सर, पूरा पावर बीआई नहीं आएगा। सो लेट अस ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर अप टू। I think it should go with bigger companies only where there is huge data and a lot of insights are required. So naturally, they will bear the cost also for that. अब इसमें ऐसा होता है कि ये सरबजीत जिन्होंने बताया ना, उन्होंने किसी क्लाइंट के लिए भी कॉन्फ़िगर किया या उन्होंने किसी के पास करवाया भी है, सो दैट कॉस्ट विल गो अपवर्ड्स ऑफ 3 lakhs 5 lakhs। इस 100-200 रुपए का खेल ही नहीं है सर। So, sir, can we implement Tableau then? हाँ, यू कैन इम्प्लीमेंट टैबलू ऑल्सो, क्या फर्क पड़ता है? Because I think Tableau is more efficient than हाँ, Power कोई भी BI. कर सकते, कोई भी कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And I think industry standards are using Tableau only. सर इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम विच इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग और फ्रॉम वेयर वी आर सीइंग इट। जैसे अभी आप मैट्रिक्स से हैं, तो मैट्रिक्स बहुत बड़ा कंपनी है सर, ठीक है? तो मैट्रिक्स को जो चाहिए ना, या मैट्रिक्स टैबलू का लाइसेंस भी अफोर्ड करेगा। आपसे छोटा वाला कंपनी होगा ना, दे विल गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। वो मुझे मालूम है कि पावर बीआई से टैबलू बहुत ऊपर है। सो टैबलू इज लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर बीआई टूल्स, राइट? लेकिन उसका कॉस्ट भी ऐसा होता होगा ना। एंड देन लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट अफोर्ड टू यूज क्रैक कॉपीज, ऐसा कुछ। दूसरा ये भी होगा कि आपको टैबलू कॉन्फ़िगर करना है, तो टैबलू कॉन्फ़िगरेशन करने वाला व्यक्ति भी उतना ज्यादा कॉस्टली होगा। तो Like पॉसिबिलिटीज तो है, पक्का है। यू कैन कॉन्फ़िगर इट विथ टैबलू ऑल्सो, क्लिक ऑल्सो, पावर बीआई ऑल्सो, गूगल लुकर ऑल्सो, एनीथिंग। nowadays, Looker is like market gaining the market right now, हाँ डेफिनेटली। and हाँ Google is enhancing their capabilities right now. हाँ तो अच्छा है हाँ ना, तो वो सुधर जाएगा। चलो मतलब आइडिया क्या है सर, जैसे आपका प्रेफरेंस है टैबलू होना चाहिए, किसी का प्रेफरेंस होगा कि हमको पावर बीआई चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का है, किसी और का एक्सपेक्टेशन गूगल लूकर बहुत अच्छा लगता है, किसी को क्लिकर अच्छा लगता है। ये किसी ने ना वो व्हाइट बोर्ड चालू कर दिया, ऐसे कर
उनका व्हाइट बोर्ड चालू हो गया सर। ये जूम वाले ना बहुत नया नया चीज अंदर। हाँ, थैंक यू फॉर दैट। हार्दिक सेठ पूछ रहे हैं कि कैन यू इम्प्लीमेंट फ्रॉम योर एंड और नॉट। ये ऑफ कोर्स यू कैन इम्प्लीमेंट सर, कोई बड़ा बात नहीं है। देखो संगम सीआरएम का जो एपीआई है वो तो पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो एपीआई से डेटा लेके आपको डालना है पावर बीआई में, उधर जाएगा, फिर उधर से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यू कैन इम्प्लीमेंट इट और नॉट, 100% यू कैन इम्प्लीमेंट दिनेश भाई, इट। यस सर। मेरे एक्सपीरियंस से बोलूं, जो हम लोग के फ्री संगम सीआरएम यूजर है ना, हाँ उसके लिए अगर स्मार्टली यूज करें ना तो पावर बीआई का लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ मैं क्योंकि जानता एवरेज हूँ। हम लोग, हाँ एवरेज हम लोग पकड़ो 5 से 6 यूजर होते हैं फ्री संगम सीआरएम यूजर में एवरेज, ठीक है। हाँ तो वो अगर इंडिविजुअल डेस्कटॉप वर्जन तो फ्री है पावर बीआई का, और उसका जो वेब वर्जन भी है उसका कुछ 10 MB या 1 GB जितना डेटा उसको मिलता है, बट वो शेयर नहीं कर सकता। बट एटलीस्ट एडवांटेज क्या होता है कि वो उधर से डायरेक्टली पीपीटी बना सकता है, लाइव पीपीटी बना सकता है, ये दूसरे रिपोर्ट सब डायरेक्ट जनरेट कर सकता है। एंड इफ यू वांट टू प्रेजेंट, बिकॉज दिस विल वर्क ओनली फॉर अ फ्री यूजर्स अप टू 10 यूजर के वक्त, जहाँ पे जनरली 1-2 लोग मैनेजर या सेल्स पर्सन होते हैं। तो वो सर मैंने हम्म। एक्चुअली किसी कस्टमर के लिए ये ऑलरेडी करके दिया हुआ है, दे यूज एवरी वीक दैट वे, क्योंकि वो खुद ही प्रेजेंट करते हैं सारे बाकी सब लोग का डेटा जमा करके, तो वो कर सकते हैं। तो बट अदरवाइज इफ यू आर लुकिंग, देन पावर बीआई का लाइसेंस कुछ 9,000-10,000 रुपए का पर यूजर का आता है, और सपोर्ट का तो सर्विस का चार्ज फिर जो कंपनी को जैसे बनाना होगा वैसे सर्विस चार्जेस वो डिजाइन, क्योंकि यू नीड अ डिजाइन पर्सन, जैसे आपने शुरू के कोर्ट में दिया था, विजुअलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेटा, तो So this that's is how it is all absolutely taken. not about the tool. This is absolutely not about the technology. ये मुझे लगता है कि क्राफ्ट से ज्यादा आर्ट वाला बात है। हाँ बराबर है। राइट, हाँ, हाँ, वो आर्ट सस्ता नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। तो वो पक्का नहीं होगा। हाँ यस। सो हम लोग है ना, थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं कि अभी हम क्या सोचा हुआ है। एंड एवरीवन कैन डू इट, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। डेटा विजुअलाइजेशन इज आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरीज। डेटा लेखक का पता नहीं है। सो टाइम है ना, जनरली 4 से 12 हफ्ते लगेंगे, ऐसा हमने सोचा। ये जनरली है, किसी ने बहुत लंबा चौड़ा निकाला तो उसको 1-2 साल भी लग सकते हैं, और ऐसा कंपनीज को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने 1 साल में डैशबोर्ड बनाया। और जो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके चार्जेस विल स्टार्ट फ्रॉम 50,000 एंड इट विल गो अपवर्ड्स बेस्ड ऑन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। चेंज रिक्वेस्ट जितने आएंगे वो एक्स्ट्रा होगा एज पर रिक्वायरमेंट। अभी इसमें समझना है कि कितना एक्स्ट्रा होगा, वो जो जो रिक्वायरमेंट आएगा ना वो हिसाब से होगा। और पावर बीआई का लाइसेंस जो है वो क्लाइंट ने प्रोक्योर करना है, फिर चाहे उनको ऑन साइट लेना है या क्लाउड वाला लेना है। वी वुड रेकमेंड टू गो विद क्लाउड वर्जन, इट्स मच बेटर। बहुत बड़ा कंपनी नहीं हो ना, जैसे वी हैव डन फॉर फ्यू क्लाइंट्स बट दे आर वेरी बिग सिस्टम इंटीग्रेटर्स। उनका टीम ही खुद का, एक तो आईटी का धंधा है और ऊपर से उनका टीम ही 300-400 लोगों का है या उससे बड़ा है, तो उनको ये सब जमता है। And if you want to book a call right now, I will give you the link कि जहां पर आप बुक कर सकते हो। कि भाई अगर आपको देखना है ना तो आई विल शेयर दैट। ये हमने पेज बना के रखा है, ये आपको इवेंट होने के बाद भी हम लोग शेयर करेंगे। 1 मिनट में चैट में डाल देता हूँ। यस, विनय हिंगे सर सेड दैट इज 100% करेक्ट कि बीआई को बिजनेस प्रोसेस के साथ छोड़ना पड़ेगा, फिर क्लियर कॉल टू एक्शन। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप जस्ट बिकॉज यू वांट टू डू इट करोगे तो नहीं चलेगा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, इट्स नॉट अबाउट द चार्ट्स एंड ग्राफ्स एंड द ब्यूटीफुल कलर्स दैट आर विजिबल, इट्स अबाउट द इनसाइट। लोगों ने बुक लिखी है, करियर के करियर बनते हैं और कंपनीज की कंपनीज बनती है सिर्फ बीआई के ऊपर डैशबोर्ड्स बनाने पे। तो इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत बड़ा चीज है। सो एक ये था। अभी जना आगे बात करते हैं कि डू वी इवन रिक्वायर बीआई, कि जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरत है कि नहीं है। तो पहला बात तो ये है
कि ओपीआर और संगम सीआरएम भी अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब अगर आपने ये समझा ही नहीं है और पावर बीआई में जा रहे हो तो यू विल मिस समथिंग। ठीक है, जो मतलब घर में था, जो थाली में ही था, जो जेब में ही था, वो नहीं समझा और पावर बीआई के लिए जा रहे हैं, तो दैट वुड बी अ रॉन्ग आइडिया। तो ये सॉरी गलत वाला था। लेकिन हमने कैसा किया है कि अपने में ना जो ओपीआर डैशबोर्ड है उसमें भी बहुत कुछ हो सकता है जो मोबाइल पे और आपके वेब स्क्रीन पे दिखता है। And it is based on AI principles. By AI, I don't mean artificial intelligence. I mean ancient Indian नाड़ी परीक्षण concept. ठीक है, और ये कैसे काम करता है या क्या लॉजिक है, तो चाहिए तो आप वीडियो है यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। फिर ओपन पीरियोडिक और रिजल्ट्स, ये सब चीज है। यूजर वाइज, टीम वाइज, पीरियड वाइज हर तरीके से देख सकते हैं। शोज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, और ये सीधे नंबर्स दिखाता है। So when we talk of actionable insights, I think OPR is the best, especially for smaller teams. लार्ज कंपनी में भी टीम तो छोटी होती है, ठीक है। बहुत गहराई से इंसाइट्स चाहिए ना, तो यू नीड मतलब बड़ा एनालिसिस करना है तो आपको रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स चाहिए, मतलब रिपोर्ट और बीआई टूल चाहिए। लेकिन जो रोजमर्रा का काम है उसके लिए ओपीआर डैशबोर्ड इज मच मोर देन इनफ। तो एक ऐसा लॉजिक बनेगा कि अगर आप ओपीआर डैशबोर्ड रेगुलरली देख रहे हो तो बीआई के ऊपर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ओपीआर डैशबोर्ड नहीं देख रहे हो तो बीआई का रिजल्ट्स गंदा आएगा। ये मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है एकदम डैशबोर्ड जो संगम सीआरएम में है ना वो। और ये अगर मुश्किल लग रहा है मतलब कि हमने उसको सही पर्सपेक्टिव से नहीं पकड़ा है। फिर ये मेरे को सीरियसली इंटरेस्टिंग लगा था एंड आई प्रैक्टिस दिस वेरी मच। हम लोग एनजे में इस लाइन का बहुत उपयोग करते हैं कि अगर आप डेटा नहीं दिखा रहे हो तो इट्स जस्ट एन ओपिनियन, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अभी सीआरएम में रिपोर्ट्स भी है, किसी भी मॉड्यूल पे रिपोर्ट बनता है, किसी भी फील्ड पे बनता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स का रिपोर्ट बन सकता है। फिर उसमें मल्टीपल फिल्टर्स है एंड और उसका कॉम्बिनेशंस सब कुछ हो सकता है। फिर उसमें ग्रुपिंग है, मल्टीपल लेवल्स का सॉर्टिंग है, ग्राफ्स है, शेड्यूल रिपोर्ट कर सकते हैं आप, गूगल शीट का इंटीग्रेशन है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो सिक्योर्ड भी है बहुत। तो क्या है कि बहुत से लोगों को इंटरेस्ट था कि एक है ना वर्कशॉप होना चाहिए पूरा, मतलब नॉट ए स्मॉल वेबिनार लेकिन वर्कशॉप वेयर यू कैन डू इट अलोंग विद अस। तो 23 अक्टूबर को मंगलवार है, 4:30 से 6:30 2 घंटे का प्रॉपर वर्कशॉप रखा है। आई विल बी कंडक्टिंग दैट। और उसमें हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं, तो ये सारा चीज कवर करेंगे कि रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड क्या अप्रोच होना चाहिए रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड देखने के लिए। जो विनय भाई ने लिखा ना वो चीज लॉजिकली बहुत करेक्ट है कि ये आपके प्रोसेस में आ जाना चाहिए कि रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी सेल्स टीम का रिव्यू मीटिंग है तो उसमें रिपोर्ट्स कौन सा यूज होगा ये पहले से नक्की होना चाहिए। कौन सा रिपोर्ट शेड्यूल होना है और उसके हिसाब से क्या एक्शन करना है ये पहले से प्रोसेस कर सकते हैं डिजाइन। ओपीआर डैशबोर्ड कवर होगा उसमें डिटेल में, रिपोर्ट क्रिएशन और यूजेज कवर होगा। फिर ये ना कुछ रिपोर्टिंग के हैक्स है जो मैं बहुत साल से यूज कर रहा हूँ, तो आई विल लाइक टू शेयर देम ऑल्सो विथ यू। और ये रिव्यू मीटिंग्स और रिपोर्ट का क्या रिलेशन है एंड हाउ डू वी यूज इट एट एनजे, ये भी शेयर करेंगे। एंड यू कैन रजिस्टर नाउ, इट्स फ्री। तो ये वाला है, वो भी लिंक शेयर करते हैं आपसे। अच्छा शेयर हो गया है जूम का मीटिंग, तो आप रजिस्ट्रेशन जिसको जिसको करना है वो कर सकते हैं। एंड फाइनली नंबर 7 इंपॉर्टेंट स्टोरी टू टेल, दे रिलाई ऑन यू टू गिव देम वॉइस। एक है ना पर्सपेक्टिव है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मतलब जो ये बीआई के रिपोर्ट जो हम कुछ हफ्तों से बहुत जोर से स्टडी कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ये समझ में आया अगर अपने पास टाइम नहीं है ना वो रिपोर्ट देखने का, उसका एनालिसिस करने का, निरीक्षण नहीं करना है, परीक्षण करना है, ठीक है, वो टाइम नहीं है ना, तो कोई भी प्रकार का रिपोर्ट बनाओ, किसी भी महंगे के महंगे टूल का आप रिपोर्ट बना लो, उसका कुछ नहीं होगा। सो यू नीड टू हैव टाइम एंड अटेंशन फॉर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज कि वो जो रिपोर्ट बना है डैशबोर्ड के ऊपर उसको आप गहराई से थोड़ा समझने में मेहनत लग करोगे।
और वहां से जो समझा है ना उसको एग्जीक्यूट करोगे, या जो चेंज करना है, एक्शन करना है, इनिशिएट करना है, वो करना है. So these two things are required. So we have received many requests from many large clients कि जहां पर ये जरूरत पड़ेगा. अभी बहुत सारे ना पार्टनर है इसमें, और बहुत सारे फ्री संगम सीआरएम यूजर वाले भी हैं. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी ये खर्चा करने लायक नहीं है, मेहनत करने लायक नहीं है. फ्री सीआरएम में है तो आपका 10 जन का टीम है, यू डोंट नीड दिस फैंसी डैशबोर्ड्स. ठीक है. 15 दिन में तो उतना अपना सेल डबल हो जाएगा. सो व्हेन यू आर स्मॉल इन साइज वी थिंक एंड बिहेव वेरी डिफरेंटली. ठीक है. और जो पार्टनर्स हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि यार ये फैंटास्टिक चीज है, आज से सीखने का चालू करते हैं. अभी से सीखने का मत चालू करो. पहले थोड़ा समझ लो कि इसके बारे में, डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में अपने को क्या क्या जानना जरूरी है, पहला मुद्दा. दूसरा मुद्दा, क्या अभी जो हमारे पास क्लाइंट्स है, मतलब आपके पास जो है या जो आ रहे हैं, उनको ये कुछ चाहिए क्या. अगर नहीं चाहिए तो इन्वेस्ट मत करो. ठीक है. इसके लिए वो कनेक्टर वनेक्टर आ जाएगा, रेडीमेड हो जाएगा, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर हम लेके जाएंगे. एंड देन ऑल्सो इफ यू आर गोइंग टू पिच 5 यूजर सीआरएम टू समबडी और उसको डैशबोर्ड का स्टोरी सुनाओगे, मतलब पावर बीआई का, फ्यू ऑफ यूजर्स ऑल्सो सजेस्टेड कि आप ना गूगल लुकर स्टूडियो पे फोकस करो, पावर बीआई पे नहीं, क्योंकि पावर बीआई का 800 रुपया लगता है महीने का. अब जिसको 800 रुपया खल रहा है वो आपको 50,000 तो नहीं देगा ना. दैट ऑल्सो विल बी ए चैलेंज. तो प्रॉपर स्टडी करके फिर आगे बढ़ना, जगह बहुत है. और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने रिपोर्टिंग को और गहराई से समझने का जरूरी है. ऐसा रिक्वेस्ट भी बहुत आया था अपने ग्रुप्स में भी और इंडिविजुअली भी और कॉल्स में भी. इसीलिए ये 23 अक्टूबर को पूरा सेशन कर रहे हैं, 2 घंटे का वर्कशॉप ऑन अंडरस्टैंडिंग रिपोर्ट्स. विनीत सर पूछ रहे हैं कि इज पावर बीआई इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस सब्सक्रिप्शन. सर एब्सोल्युटली नो आइडिया. तो वो आपको किसी माइक्रोसॉफ्ट वेंडर को ही पूछना पड़ेगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा. ठीक है. और होगा तो माइक्रोसॉफ्ट 365 का बेसिक वर्जन में नहीं होगा, बहुत एडवांस वर्जन में होगा. हाँ, नितिन सर ने बताया कि नहीं है. ठीक है. एंड नाउ वी कैन हैव क्वेश्चंस. आप में से जिसको जिसको जो सवाल पूछना है पूछ सकते हैं. फिर एक बार आपको सबको दिवाली की तैयारियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये संदीप भाई, जाइटेक्स में कोई सीआरएम वाला है कि नहीं? नाम नहीं है कौन है? जो अरे वाह, वेरी गुड. करो करो. इंडियन कंपनी जाइटेक्स में इतना मस्त कॉल लगाया है. वाह क्या बात है, मस्त. और कोई है कि जो नहीं? है बहुत है मतलब ये तो पूरा नहीं अभी नहीं, ये बिग इंडियन डेटा कौन कौन है? हाँ, इंडियन में नहीं, जोहो एक है, दूसरा मैंने और देखा नहीं, अभी देखता हूँ, अभी घूमूंगा 2 घंटे मिलूंगे तो. देखो, घूमो. अभी ओके कर. हुडू कल मैंने अटेंड किया, हम्म. ओरेकल है, बिग जाइंट्स है सारे यहाँ पर. हम्म. गुड सर. एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? Sir, we can directly connect our SQL, MySQL databases. Then why we are using this connectors, Sangam CRM connectors? Good question, sir. Anyone else would like to attempt an answer to this question? ये मुद्दा तो अपने मीटिंग में बहुत बार डिस्कस हुआ है. तो ठीक है राजकुमार जी, मैं ही आंसर कर देता हूँ. कैसा होता है ना सर, कि जैसे ही मैं माई एसक्यूएल ओपन कर देता हूँ, ठीक है, रीड ओनली करूँ या रीड राइट करूँ या कैसे भी करूँ, द एंटायर सिक्योरिटी पार्ट वैनिशेस एंड देयर इज ए ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क. ठीक है. तो ये एक प्रॉब्लम है. फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम लोग संगम सीआरएम में एक मॉड्यूल देखते हैं, और वो मॉड्यूल का नाम है, समझो, अपॉर्चुनिटीज मॉड्यूल या अकाउंट्स मॉड्यूल, कोई भी एक ले लो. तो अपने को मॉड्यूल एक दिखता है, राइट, लेकिन उसके अंदर जो डेटा है ना, दैट माइट बी कमिंग फ्रॉम 17 डिफरेंट टेबल्स.
तो अगर आप डायरेक्ट पावर बीआई को कनेक्ट करते हो ना, या जो भी बीआई टूल है उसको MySQL कनेक्ट करते हो, तो पहले तो आपको एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह ये तोड़ना है कि ये मॉड्यूल का और टेबल्स का रिलेशनशिप क्या है। वो अपने आप में मगजमारी होगा बहुत बड़ा। ठीक है। तो जब आप एपीआई से कॉल करते हैं तो क्या बेनिफिट होता है? यू आर कॉलिंग द रेलेवेंट डेटा फ्रॉम रेलेवेंट मॉड्यूल बेस्ड ऑन द कंडीशंस दैट यू सप्लाई। दैट बिकम्स वेरी मच इजी एंड सिंपलर। ठीक है। इसके सिवाय भी कुछ कारण हो सकते हैं। विशाल डाके, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू इट कि हम लोग MySQL क्यों नहीं अलाउ करते? बाय द वे, विशाल डाके इज CTO इन एनजे, संगम CRM के टेक लीड है वो, तो वो शेयर करेंगे कि उसका और कारण क्या है टेक्निकल। पहला कारण तो सर यही है, सिक्योरिटी वाइज वो अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के पास भी आपका URL या पब्लिकली एक तो एक्सेसिबल होता है। हम जनरली ट्राई करते हैं कि CRM का डेटाबेस कभी हम लोग पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते हैं। वो लोकली कनेक्टेड होता है CRM के एप्लीकेशन के साथ, तो ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होता है। तो इन केस किसी के पास उसके क्रेडेंशियल या लिंक भी पहुंच जाते तो बहुत चांसेस है कि वो उसको हैक करके कर पाए डेटा। दूसरा, जैसे सर ने बताया कि जैसे वो रिलेशन का है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि आप लीड मॉड्यूल देखोगे तो लीड कन्वर्ट करते हो तो अलग अलग मॉड्यूल के साथ उसका रिलेशन होता है, कॉन्टैक्ट होता है, अकाउंट होता है, उसके नीचे एक्टिविटीज बनती है, कॉल्स बनती है, तो उसके मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपको पहले वो आर्किटेक्चर पूरा समझना पड़ेगा, उसकी फील्ड स्ट्रक्चर समझनी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रंट एंड में फील्ड का नाम कुछ अलग है, जैसे फॉलो अप डेट, बैक एंड में उसका नाम कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि किसी ने बनाया है कि फॉलो अप डेट चेंज, तो वो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा नाम है, तो बैकएंड में उसका नाम कुछ स्मॉलर होगा, क्योंकि वो डेटा का कंजप्शन वैसे रखना होता है कि डेटाबेस का साइज वैसे रखना होता है। सेम वे फ्रंट एंड में आपको कुछ वैल्यूज अलग दिख रहे हैं, बैकएंड में डेटाबेस में कुछ वैल्यूज शो होती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कन्वर्टेड है, तो किसी को यस नो दिख रहा होगा, बैकएंड में वो 0 1 होगा। ठीक है? तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा कैसे होता है कि एसक्यूएल का वो पूरा आपको ऑथेंटिकेशन जो रीड ओनली एक्सेस मोड में मिल पाए, तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। जैसे एपीआई का कैसे होगा कि आप एपीआई से पूरा टोकन बेस्ड रहता है, कि जब तक वो टोकन वैलिडेट नहीं होता है और वो यूआरएल के साथ बाइंड होता है, और वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई आपका डेटा कोई मिसयूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो एपीआई का तुरंत एक ही क्लिक में वहां से चेंज कर सकते हो, अपडेट करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप फ्रंट एंड से मैनेज कर सकते हो। और एपीआई अपनी इतनी पावरफुल है कि आप एक ही एपीआई में मल्टीपल डेटाबेस, मल्टीपल टेबल का डेटा लेके आ सकते हो। जैसे कि मुझे ऐसा चाहिए कि लीड मॉड्यूल में लीड मॉड्यूल के साथ साथ उसके साथ कितनी एक्टिविटीज हुई है, तो मुझे एक ही एपीआई में मिल सकता है। जबकि आप एसक्यूएल में लिखोगे तो आपको मल्टीपल क्वेरीज, एटलीस्ट 10 क्वेरीज लिखनी पड़ेगी। There is one more part I want to add. If देखो, मैं अगर डायरेक्टली आपके सर्वर से रिपोर्ट निकालूं, मतलब आपके CRM से रिपोर्ट निकालूं, या फिर पावर बीआई या लूकर स्टूडियो से रिपोर्ट निकालूं, तो उसका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन तो आपके उस पे ही पड़ा ना, सर्वर पे। और लूकर स्टूडियो से निकालूंगा तो लूकर स्टूडियो पे ही पड़ेगा। तो अगर मैं MySQL यूज कर रहा हूँ और साइमल्टेनियसली आपका CRM भी यूज कर रहा है, मतलब 200 यूजर है, 300 यूजर है, तो उस टाइम पे मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कम हो जाएगा ना, बिकॉज एपीआई इज कॉलिंग सेम डेटा। सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपकी सही है सर, बट कैसे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा हम लोग है ना वो सिक्योरिटी की प्रेफरेंस देंगे। मतलब कैसे होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा वैसे स्ट्रक्चर रहता है कि हम लोग जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्टिंग होता है या जो होता है वो मैनेजेबल होता है सर, बट जो सिक्योरिटी कंप्लायंस का प्रॉब्लम रहेगा ना सर, वो ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक। एंड बहुत सारे जैसे कि फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अलाउ ही नहीं करती है कि आपको वो डायरेक्टली डेटाबेस का एक्सेस होता है, क्योंकि पहली कंडीशन वही होती है कि उसको कहीं पे तो हम लोग इसमें ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना, कि जैसा हम कनेक्शन डायरेक्ट सीक्वल कनेक्शन यूज कर रहे हैं, उसकी जगह पे बीच में एक एपीआई यूज कर ले, एपीआई सर्वर, जो कि हमारा सीक्वल हाँ कनेक्टर। सर, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा क्या सजेशन है कि देर आर फ्यू अदर पीपल हु आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस, और उन्होंने पहले ये किया भी है। जैसे सरबजीत सिंह है, उन्होंने पहले किया हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट MySQL से भी किया है और एपीआई यूज करके भी किया है। तो हम लोग एक अलग से मीटिंग रख लेते हैं, क्योंकि क्या होगा कि एकदम प्योरली टेक्निकल डिस्कशन है, जिसमें अभी समझो कि ये हम 15 साल से कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं उसका एक कारण है, राइट। तो वो हमारा जो जो हमको चैलेंजेस फेस हुआ था, दैट वी कैन शेयर इट विथ यू राजकुमार जी, एंड देन मे बी यू कैन गाइड अस कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि अब तक में पावर बीआई का इंटीग्रेशन प्रॉपरली किया हो ऐसे अपने 10 से ज्यादा क्लाइंट और काफी बड़े बड़े हैं, एंड दे आर वेरी हेवी यूजर्स। तो हम ये डिस्कशन को ना
विशाल के साथ और अपने टीम के और दो टेक्निकल लोगों के साथ, और विशाल है ना, जय पटेल को भी ले सकते हैं जिन्होंने इंटीग्रेशन में बहुत कुछ किया था काम, और उसके साथ अपने दो Actually, we तीन are क्लाइंट साइड से not we are ठीक है। not discussing. We are just getting idea because we are यस trying to सर, implement this system in our CRM. That's why. हाँ, तो ये यही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ, है ना। फिर हार्दिक सेठ ने क्वेश्चन पूछा है कि इज संगम सीआरएम रिपोर्ट इज देयर ऑप्शन टू हैंडल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। हाँ, हो सकता है ना सर, क्या प्रॉब्लम है। I give a +1 for Limesh sir and Vishal with two big reasons: security of data and database should not be publicly accessible। हाँ दीपक भाई, ये बराबर है, लेकिन राजकुमार जी इंटरनल यूज का भी बात कर रहे हैं, सो ही इज वेरी राइट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। हम लोग क्लाउड एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एनी मोर क्वेश्चन। कृष्णदास जी पूछ रहे हैं हाउ कैन वी कनेक्ट डेटा टू लूकर स्टूडियो। सर, थ्रू यूजिंग एपीआई, सिंपल है। नहीं सर, ये दीपक सर, आप जो पूछ रहे हैं ना कि कैन वन बिल्ड डैशबोर्ड सोन इन वेबिनार जस्ट बाय यूजिंग एपीआई करंटली अवेलेबल और डू वी नीड सम एड ऑन फॉर संगम सीआरएम कनेक्टिविटी। नहीं, कोई एडिशनल चीज नहीं चाहिए। अभी जो एपीआई है ना, उसका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एपीआई यूज करने के लिए अपना वो टेक्निकल वो प्रकार का नॉलेज होना जरूरी है, यहाँ का और वहाँ का दोनों साइड का। और एपीआई रिक्वेस्ट का लिमिट संगम सीआरएम में फिलहाल कोई नहीं है, नहीं है, फ्री में भी नहीं है। लिमेश भाई, जिग्नेश बात करूं સુરત જીયા સર્વિસ। यस, મારે એક ક્વેશ્ચન એવો છે કે મારે મારા કસ્ટમરની બાઇંગ પેટર્ન જાણવી હોય તો મળી શકે બીઆઈ થી? कौन सा पैटर्न जानना है सर? બાઇંગ પેટર્ન ઇટ મીન્સ કે મારા કસ્ટમર ક્યારે ક્યારે રિપીટ ઓર્ડર કરે છે, એનો ટાઈમ કેટલા કેટલા वो પીરિયડ अगर आपका सीआरएम में है और आपको इधर विजुअलाइजेशन उसका अलग से करना ना, कि अलग हाँ। तरीके से स्क्रीन पे दिखे, तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। हाँ, ओके। हम्म। मेन मुझे यही देखना है कि मेरे कस्टमर कितने टाइम पे मेरे यहाँ सर्विस के लिए आते हैं, फिर रिपीटली ऑर्डर उनका किस फ्रीक्वेंसी क्या है उनकी, तो इस हिसाब से उसको सामने से हम कांटेक्ट कर पाए। हाँ, दिख सकता है। हाँ, ओके, थैंक यू। ठीक है। मयूर राठौड़ जी ने कहा है इफ आई हैव पावर बीआई एक्सपर्ट इन माय टीम एंड पावर बीआई प्रो अकाउंट विद मी, देन कैन वी डेवलप डैशबोर्ड फॉर आवर एंड। क्या, क्यों नहीं कर सकते सर, बिल्कुल कर सकते हैं। एपीआई तो संगम सीआरएम का पहले ही पब्लिकली अवेलेबल है, तो वो लेके आपने खाली डेवलप कर देना है, और क्या करना है। डेटा पुल ही तो करना है पावर बीआई में, ठीक है, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। और आप एपीआई का इंटीग्रेशन करो ना, उसके पहले मेरा ऐसा रिक्वेस्ट और सजेशन है कि सीआरएम में से रिपोर्ट बना के डेटा ले लो, एक्सपोर्ट कर लो, वहां इंपोर्ट कर लो मैन्युअली, और मैन्युअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके एक बार आप डैशबोर्ड्स बना लो, उसके बाद एपीआई में मगारी करना। पहले एपीआई में गए, API में जाते हैं लोग। सरबजीत सिंह पूछ रहे हैं कैन सीआरएम टीम गिव अस सेपरेट एसक्यूएल ऑन कॉस्ट बेसिस सो दैट वी कैन यूज दैट ऑन डेटा मार्ट टू अवॉइड लोड ऑन एपीआई। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है सर बहुत से क्लाइंट के लिए, सो यू कैन स्पीक टू विशाल डाकिया ऑन इट, ठीक है। और आप अभी जिस भी सपोर्ट ग्रुप में बात कर रहे हैं या एनजे में जिस भी टीम मेंबर से बात कर रहे हैं, यू कैन आस्क देम टू कनेक्ट यू टू विद विशाल डाके। हर्ष जोशी स्टैट्यूटरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लीगल सवाल, हाउ कैन पावर बीआई रियल टाइम एनालिटिक्स इंप्रूव डिसीजन मेकिंग विद संगम सीआरएम फॉर सेल्स एंड कस्टमर एंगेजमेंट। सर, वो तो बहुत सारा है, इट विल डिपेंड ऑन कि आप इनसाइट देख के उसके ऊपर सोचते क्या हो। ये बहुत पर्सनल है, स्टैट्यूटरी नहीं है, वो पर्सनल क्वेश्चन हो गया कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का मुद्दा है, ठीक है। एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चंस कि नो क्वेश्चन? अगर नो क्वेश्चन तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज का पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया है, एंड एज यूजुअल बड़े ही स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया गया है आप सबके घर पे, तो उसका
जरूर आनंद लीजिएगा, और जिसने भी बनाया हो उसको थैंक यू बोलना, और घर जाओ तो दिवाली की तैयारी में मदद करना। ठीक है, चलो, थैंक्स अ लॉट।